अपना अध्याय आनुवांशिकता एवं जैव विकास का पहला भाग समाप्त कर चुके थे, जहां हमने आनुवांशिकता व विभिन्नता का अध्ययन तो किया ही था, साथ ही हमने आनुवांशिकता के जनक मेंडल के विषय में भी अध्ययन किया था, जहां हमने चर्चा की थी कि उन्होंने अपने प्रयोग को किस पौधे पर किया, किन लक्षणों को ध्यान में रखकर किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने नियम में जिस शब्दावली का प्रयोग किया है उसका अर्थ भी हमने वहां भली भांति से समझा था। आज हम भाग दूसरा प्रारंभ करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, जिसके अंतर्गत हम इन 3 नियमों का अध्ययन सउदाहरण करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम की, उसके बाद पृथक्करण का नियम और अंत में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके बाद हम गुणसूत्र व इसके प्रकार पर चर्चा करेंगे, साथ ही हम देखेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आइए अध्याय का ये भाग प्रारंभ करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए, जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, इस नियम के अनुसार क्या है, जब हम 2 विरोधी लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराते हैं तो उसके बाद जो हमें पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें एक लक्षण तो दिखता है, और जो लक्षण हमें दिखता है, प्रदर्शित होता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण उस पीढ़ी में नहीं दिख पाता, प्रदर्शित नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। वैसे मैं आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों बता चुकी हूँ, तो यहाँ एक और परिभाषा बन जाती है दोनों लक्षणों की, कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो वो कहलाता है प्रभावी लक्षण, और जो प्रदर्शित ना हो पाए F1 पीढ़ी में वो कहलाता है हमारा अप्रभावी लक्षण। तो ये नियम यही है। मेंडल ने क्या किया, 2 शुद्ध जनक बिल्कुल विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच उन्होंने संकरण करवा दिया, और जब संकरण कराया उसके पश्चात जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें कोई एक लक्षण तो हमारा प्रदर्शित हुआ, जो प्रदर्शित हुआ वो प्रभावी, और जो प्रदर्शित नहीं हुआ वो अप्रभावी। और इस नियम को समझाने के लिए मेंडल ने एक संकर संकरण का हमें उसकी मदद से समझाया है। तो वही है, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी वाले लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों, बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध जनक, मैंने आपको बताया था शुद्ध होता है और एक संकर, तो जनक कैसे होने चाहिए, शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझाया गया है। अब हम वो देख लेते हैं उदाहरण। हमने जनक ले लिए बिल्कुल शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये हमें दिख रहे हैं ना कि लंबा और बौना, तो ये इसका क्या हो गया, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। अब इनका जीनोटाइप, शुद्ध लंबा है तो दोनों कैपिटल टी होंगे, अगर संकर होता तो हम एक कैपिटल ले लेते और एक स्मॉल, लेकिन दोनों शुद्ध होंगे यहाँ तो कैपिटल टी कैपिटल टी। अब बौना भी कैसा है, शुद्ध, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, और वैसे भी हम जानते हैं कि ये कैसा होता है, अप्रभावी होता है, तो ये हमें दोनों स्मॉल रूप में ही लेना पड़ता है। अब इससे क्या बने, हमारे युग्मक बन गए। अब इनसे क्या बनेंगे, युग्मकों के संयोग से युग्मनज। अगर ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल जाता है तो देखिए हमारा क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर अब ये वाला टी इस वाले युग्मक से मिल जाता है तो भी हमारा क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इससे मिल जाए तो भी क्या बनेगा हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी।
और ये इससे मिले तो भी हमारा क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी ये सारे पौधे कैसे होंगे आपके, लंबे। कैसे पौधे होंगे ये हमारे, लंबे, लेकिन ये शुद्ध नहीं होंगे, बल्कि ये कैसे होंगे, संकर लंबे। ये कैसे होंगे हमारे, संकर लंबे। और ये हमारी कौन सी पीढ़ी निकल के आई है, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी निकल कर आई है, F1 पीढ़ी। लिया हमने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना था, मिले हमें लंबे पौधे ही, लेकिन वो शुद्ध ना होके कैसे हैं, संकर। और ये हमारी कौन सी पीढ़ी, F1। आप देख रहे हैं कौन सा लक्षण यहाँ पे प्रभावी है, कैपिटल टी यानी लंबा पर, और कौन सा लक्षण छुप गया जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाया, वो बौनापन। अब इसी के आगे दूसरा नियम शुरू हो जाता है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम, मेंडल कहते हैं कि युग्मक निर्माण के समय जो हमारे जीन के जोड़ों के जो दो सदस्य होते हैं वो आपस में कभी सम्मिश्रित नहीं होते, बल्कि मिलते नहीं है, बल्कि वो युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, मतलब वो पृथक हो जाते हैं। और इसीलिए इस नियम को मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा है। वही देख लेते हैं क्या है ये नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और इस नियम को समझाने के लिए भी मेंडल ने अपना कौन सा संकरण का प्रयोग किया है, एक संकर संकरण। इस नियम को भी मेंडल के एक संकर संकरण द्वारा समझाया गया है। तो शुरुआत तो वही है जहां पर हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, उसका उदाहरण देखा था, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। मतलब हमारा F1 पीढ़ी तक वही समान है कि F1 पीढ़ी में हमें सारे पौधे कैसे मिले थे, लंबे, लेकिन वो कैसे थे, संकर। अब उसके बाद उन्होंने क्या कराया, उसका स्व संकरण कह सकते हैं, स्व निषेचन या स्व परागण। तो इन्हीं का तो कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वही अलग हो गए ना, शुद्धता अपना बनाते समय युग्मक के वक्त वो क्या हो गए, अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अगर वो इससे बनता है, इसके सम्मिलित से, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, इसके और इसके संयोग से बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके और इसके संयोग से बनेगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा। लेकिन हम कैपिटल टी को पहले भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनेगा, और इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा, स्मॉल टी। यानी ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी। अब यहाँ देखिए ये कैसा होगा, लंबा, कैपिटल टी है दोनों, और यहाँ भी एक एक प्रभावी लक्षण है, तो कैपिटल टी प्रभावी होता है तो लंबा ही बनेगा। लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, संकर लंबे, और ये शुद्ध लंबा, और ये दोनों स्मॉल टी है, तो ये कैसा होगा आपका, शुद्ध बौना। अक्सर इस क्वेश्चन से आपका फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय में। फिनोटाइप यानी दिखने वाले, तो 3 लंबे दिख रहे हैं और एक बौना, 3:1, 3 क्या है, लंबे, और 1 क्या है, बौना। अब जीनोटाइप यानी जीनी संरचना, तो क्या रहेगी, 1:2:1। एक क्या है, बिल्कुल शुद्ध, यानी कैपिटल टी। अब 2 क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक फिर क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमारे दोनों नियम कंप्लीट हो गए। अब थर्ड नियम वो हम अपना नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। हमारा तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम मेंडल के द्वि संकर संकरण पर आधारित है। इसका मतलब इस संकरण के लिए हमने कितने लक्षणों का चयन किया है, 2 लक्षण, यानी 2 लक्षणों के बीच हम चयन कराएंगे। और इस नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशागति कभी भी दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करते। दोनों जो लक्षण है बिल्कुल इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से आने वाली पीढ़ी में जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक
स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इस संकरण को समझाने के लिए मेंडल ने जो दो लक्षणों के चयन किया है उसमें से एक है रंग और एक है हमारे बीज का आकार, यानी कि एक ऐसा जैसे ये है तो पीला गोल बीजदार पौधा लिया है और एक क्या लिया है, हरा झुर्रीदार बीज वाला पौधा। ये आपको दिख रहा है तो इसका क्या हो गया, ये फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होगा, पीला, येलो बोलते हैं इंग्लिश में, तो उन्होंने वाई ले लिया, कैपिटल वाई। और गोल को हम क्या बोलते हैं, राउंड, ROUND राउंड, तो उसका आर ले लिया, कैपिटल आर। अब ये कैसा होगा, जैसे कि हम पहला पढ़ चुके हैं प्रभाविता का नियम, तो शुद्ध होने चाहिए दोनों ही, तो यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्या बन जाएंगे, हमारे युग्मक हो जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इससे क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इसकी F1 पीढ़ी निकाली जाएगी तो क्या निकलेगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि सारे पीले और गोल बीज होंगे, लेकिन कैसे होंगे, संकर होंगे। अब हम इसका क्या कराएंगे, F2 पीढ़ी निकालने के लिए स्वपरागण या स्व निषेचन, वो यहाँ नहीं आ सकता तो मैंने यहाँ दिखाया है। इसका जब हम स्वपरागण कराएंगे तो हमारे क्या युग्मक बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ भी लिख लिए, यहाँ भी लिख लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है निकल के। जब हम इसका कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ठीक इसी तरह इसका इससे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसका इस वाले ब्लॉक से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका उस लास्ट वाले से, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये सब हम क्या निकाल रहे हैं अभी, इसका जीनोटाइप। अभी फिनोटाइप की बात हम बाद में करेंगे। अब इसका इससे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका इससे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे, स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसका इससे, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब लास्ट बचा है हमारा इसका इससे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इसका इससे, स्मॉल वाई कैपिटल आर और हमारा ये स्मॉल आर। अब लास्ट बचा है ये स्मॉल आर। बस याद रखना है, अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो कैसा होगा, वो येलो यानी कि पीला, और एक भी कैपिटल आर होगा तो यानी क्या होगा, राउंड गोल। अदरवाइज वो कैसा होगा, हमारा हरा झुर्रीदार। अब यहाँ वाई देखें तो एटलीस्ट एक वाई तो हमारा यहाँ कैसा है, दोनों ही वाई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पीला गोल, क्योंकि दोनों ही आर हमारे कैसे हैं, कैपिटल। इसका देख ले, ये भी कैसा होगा, पीला गोल। इसका देखें, वाई एक कैपिटल आ गया तो पीला, और दोनों ही आर कैपिटल है, गोल। इसका देखें, ये भी कैसा आएगा, वाई कैपिटल है तो पीला, और एक आर कैपिटल आ गया तो गोल। इसका देख लेते हैं, ये भी क्या होगा हमारा, पीला गोल, क्योंकि एक आर तो कैपिटल है ही हमारा। इसका देखें, ये हमारे दोनों वाई कैसे हैं, कैपिटल है तो पीला तो आना ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे आर दोनों कैसे हैं, स्मॉल, तो ये कैसा होगा हमारा, झुर्रीदार। इसकी बात करें, पीला गोल। इसकी बात करें, कैपिटल वाई है तो पीला, लेकिन आर दोनों कैसे हैं हमारे, स्मॉल, तो कैसा होगा ये हमारा, झुर्रीदार।
अब ये देख लेते हैं, पीला, दोनों आर कैपिटल है, गोल। अब ये कैसा होगा, ये भी हमारा पीला, क्योंकि एक एक तो दोनों है, तो पीला गोल। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे दोनों वाई कैसे है, स्मॉल, तो पीला ना होकर ये कैसा होगा, हरा, लेकिन ये कैसा होगा हमारा गोल, हरा गोल। ये कैसा होगा हमारा, दोनों वाई स्मॉल है, हरा गोल। इसकी बात करते हैं अब, ये कैसा होगा हमारा, पीला गोल, क्योंकि आर एक कैपिटल है। ये कैसा होगा हमारा, पीला, लेकिन दोनों आर स्मॉल है, तो इसलिए पीला झुर्रीदार। और ये कैसा होगा हमारा, दोनों वाई स्मॉल है, तो हरा गोल। और ये कैसा होगा हमारा, हरा झुर्रीदार, क्योंकि दोनों ही हमारे अप्रभावी वाले उसमें उपस्थित हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप यानी दिखने वाला, तो चार स्थिति ही उत्पन्न हुई है, या तो पीला गोल होगा, या पीला झुर्रीदार होगा, या हरा गोल होगा, या हरा हमारा झुर्रीदार होगा। अब काउंट कर लेते हैं कितना कितना। पहले देख लेते हैं पीला गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो हमारे पीले गोल कितने हो गए, 9। अब हम देख लेते हैं हमारे पीला झुर्रीदार। इस लाइन में कोई नहीं है पीला झुर्रीदार, इस लाइन में 1 2, इस लाइन में कोई नहीं है, और इस लाइन में 1, तो कितने हो गए 3। अब देख लेते हैं अपने हरा गोल। इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में हरा गोल 2, और इस लाइन में ये 3, और एक देख लेते हैं हरा झुर्रीदार कौन सा है हमारा, आई थिंक यही है, तो ये क्या हो गया हरा झुर्रीदार कितना 1। और वैसे भी कितनी कंडीशन बनी हमारी, टोटल 16 बनी। ब्लॉक हमारे 4 × 4 16, और इन सबका भी योग कर लीजिए आप, 9 + 3 + 3 + 1, तो कितना आना चाहिए आपका 16 आना चाहिए। आप देख लीजिए 16। तो ये आपका क्या निकल गया, इसका फिनोटाइप अनुपात, कि आपको कैसे दिख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये निकालना आ गया होगा। बस इतना याद रखना है, अगर एक भी कैपिटल है तो वो कौन सा लक्षण होगा आपका, प्रभावी। और अगर दोनों स्मॉल है तभी वो कैसा होगा आपका, अप्रभावी। यहाँ हमने मेंडल के तीनों नियम, यानी कि पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम फिनिश कर लिया है। और यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के भी 2 क्वेश्चन कवर हो गए। एक है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो अप्रभावी और प्रभावी लक्षण है, तो उसमें आपको पहला नियम एक्सप्लेन करना होगा, और इससे भी रिलेटेड आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, तो आप उसकी थ्योरी और इस चार्ट के माध्यम से आप उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। वैसे तो मैं बीच बीच में गुणसूत्र के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन गुणसूत्र के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक बार और इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के अंदर हमारा क्या होता है, केंद्रक, और उस केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले धागे के आकार की संरचना है, और इन्हीं गुणसूत्र या क्रोमोसोम के ऊपर कुछ मोती जैसे अणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जीन। जब ये क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, तो उसके साथ हमारे जीन भी चले जाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जीन आनुवंशिकता की इकाई है। और ये जो हमारे क्रोमोसोम है, गुणसूत्र, ये किसके बने हुए हैं, हमारे डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमोसोम को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है गुणसूत्र जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है, और जब ये जा रहा है तो इसके ऊपर जो जीन उपस्थित है वो भी चले जाएंगे। ये डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। मानव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर मैं जोड़े की बात करूं तो कितने जोड़े में होंगे ये, 23 जोड़े में।
प्रत्येक जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? असमान। यानी एक जाति के सभी सदस्यों में कैसी होती है? समान। मुझ में, आप में कितनी होगी? समान 46 होगी। अगर एक जनरल इसका चित्र देखें सिंपल फॉर्म में, तो ये मैंने एक गुणसूत्र का चित्र बनाया है। ये क्या है? सेंट्रोमेयर। और ये क्या है? इसके क्रोमेटिड, और ये जो मोती सोनुमा संरचना दिख रही है, ये क्या है? आपकी जीन। गुणसूत्रों में सूक्ष्म कणों जैसी अनेक रचनाएं होती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। ये जीन आनुवंशिकता की इकाई है। अब हम देख लेते हैं गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, अलिंग या फिर लिंग। अलिंग गुणसूत्र को हम कायिक गुणसूत्र या ऑटोजोम्स भी कहते हैं, और जबकि लिंग गुणसूत्र को हम एलोजोम्स भी कहते हैं। अलिंग गुणसूत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि लिंग निर्धारण करने में इन गुणसूत्रों की कोई भूमिका नहीं होगी। ये केवल दैहिक लक्षणों वाले जीन को ही ले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। इनकी संख्या की अगर बात करें तो इनकी संख्या होती है 44 जोड़े में, यानी 22। इसीलिए ऐसे याद रखिए, ऑटोजोम्स भर के चले ऑटो में सारे 44, और जो एक जोड़ा बचा जो लिंग निर्धारण में भूमिका अदा करता है, वो कौन सा गुणसूत्र है? हमारा लिंग गुणसूत्र या एलोजोम। ये जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ये चाहे नर हो चाहे मादा, उनमें एक समान ही होते हैं, पर लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। तो वही लिखा है अलिंग गुणसूत्र के लिए, ये गुणसूत्र नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं, यानी लिंग निर्धारण को छोड़कर इन गुणसूत्रों का बाकी सारा कार्य है। ये गुणसूत्र संख्या में कितने होते हैं? 44 होते हैं। और इधर बात करें तो लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है, यानी स्त्री में दोनों कैसे होंगे? ये एक्स, और पुरुष में कैसे होंगे? एक एक्स होगा और एक वाई। मतलब एक तो स्त्री के समान होगा एक, लेकिन दूसरा कैसा होगा? उससे भिन्न होगा। तो स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। अगर हम गुणसूत्र की खोज की बात करें तो सबसे पहले गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, और गुणसूत्र नाम सर्वप्रथम वॉल्डेयर ने दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण, जहां हम लिंग गुणसूत्र की भूमिका को भी समझेंगे। मानव में लिंग निर्धारण, मनुष्य में बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है। अगर उसे पिता से एक्स गुणसूत्र मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़की। लेकिन यदि पिता से वाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र आता है तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़का। तो वही लिखा है यहाँ, मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। सभी स्त्री युग्मक यानी अंडाणु एक समान होते हैं। हम जानते हैं क्या होती है उनकी संरचना? एक्स एक्स। परंतु नर युग्मक शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। अब यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान लड़की होगी, परंतु यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन करता है तो संतान लड़का होगा। देख लेते हैं नर जनन कोशिका, और एक तरफ हमने लिख दिया मादा जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका में एक्स एक्स और नर जनन कोशिका में एक्स वाई। अब क्या बनेंगे इसके? युग्मक। एक्स और वाई बन गए, इसके युग्मक एक्स एक्स ही बनेंगे। अब युग्मनज यानी निषेचन जब हुआ तो युग्मनज बनेगा। इसका बना तो एक्स एक्स, इससे इसका संयोग हुआ तो एक्स एक्स, और इन दोनों का हुआ तो एक्स वाई, और इन दोनों का भी हुआ तो एक्स वाई। तो एक्स एक्स से क्या होगा? लड़का, और एक्स वाई से क्या होगा? लड़की। यानी 50-50% चांसेस है। 50% चांस है कि लड़का हो सकता है और 50% चांस है कि लड़की हो सकती है। अतः संतान का नर या मादा होना पुरुष के द्वारा
दिए गए गुणसूत्र X या Y पर निर्भर होता है, न कि माता के गुणसूत्रों पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो दोनों गुणसूत्र एक समान है, X है और X। ये बात की होने वाली संतान का लिंग कैसा होगा, ये किस पर निर्भर करता है? पुरुष पर। यहाँ पर हमने अपना इस अध्याय का दूसरा भाग भी समाप्त कर लिया है। अंत में अब इससे संबंधित गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य में आपको निम्न प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न, मेंडल का प्रथम नियम लिखिए। दूसरा, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तीसरा, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है। और चौथा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। यहाँ हमने अपने पाठ आनुवांशिकता एवं जैव विकास का पहला भाग यानी कि आनुवांशिकता खत्म कर लिया है। भाग 1 और भाग 2 में हमने क्या पढ़ा? आनुवांशिकता। अब हम अपने अगले भाग यानी तीसरे भाग में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा जैव विकास, जिसमें हम जैव विकास के साथ साथ जाति उद्भव, जैव विकास के विभिन्न सिद्धांत इत्यादि पढ़ेंगे।